दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम कोरोना से जंग एलवीएम के संग में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम कोरोना युद्ध में कमांडर्स के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। दोस्तों, समय के साथ ये बात साबित हो गई है कि कोरोना से असली जंग तो राज्य और जिला स्तर पर लड़ी जा रही है। केंद्र से तो केवल भाषण मिलता है, परंतु राशन तो राज्य सरकार के तहत काम करने वाले जिला प्रशासन से प्राप्त होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बारे में अभी IANS और सी वोटर्स ने एक लोकप्रियता का सर्वेक्षण किया। कोरोना की लड़ाई में जनता की संतुष्टि के बारे में लोगों से प्रश्न किया गया और बहुत रोचक उत्तर सामने आए। लोकप्रियता की इस सूची में पहले 5 मुख्यमंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे ऊपर हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उनके परफॉर्मेंस को तकरीबन 83% लोगों ने पसंद किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर उनके बगल के राज्य छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। उनको 81% लोगों ने पसंद किया। इसके बाद दक्षिण के पी विजयन का नाम आता है। उन्हें भी 80% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी को 78% लोगों ने अपना समर्थन बताया और ये कहा कि हम इनसे संतुष्ट हैं। 5वें नंबर पर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं, जिनको 76% लोगों ने पसंद किया। वो उद्धव ठाकरे जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और सियासत में इस तरह से आएंगे, उनको जनता ने इस तरह का प्रतिसाद दिया, ये बहुत ही लक्षणीय है। कोरोना के मामले में पीएम मोदी से भी अधिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टेलीविजन पर दिखाई देते रहे हैं, परंतु जनता ने उन्हें केवल 76% वोट देकर अपनी संतुष्टि जताई, यानी वो उद्धव ठाकरे के कम 6ठे स्थान पर हैं। इससे ये सिद्ध हो गया है कि जनता काम को महत्व देती है, बोल वचन को नहीं। यही बात ममता बनर्जी के बारे में भी कही जा सकती है, इसलिए कि उनका बयान तो हर दूसरे रोज समाचार पत्रों में और टेलीविजन पर आ जाता है, लेकिन जनता में उनकी लोकप्रियता कम है। केंद्र से लड़ने और कोरोना से जंग करने में बड़ा अंतर है। इस लोकप्रियता की सूची में बीजेपी के एक भी मुख्यमंत्री का ना होना ये दर्शाता है कि संघ का प्रशिक्षण उन्हें कार्यकुशल नहीं बना सका। इसलिए केंद्र सरकार के पूर्ण समर्थन के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। भक्त ये नहीं कह सकते कि सर्वेक्षण भाजपा विरोधी है, क्योंकि इसने केंद्र स्तर पर मोदी जी को 66% लोगों का लोकप्रिय बताया है। हालांकि ये 66% भी पहले 6 मुख्यमंत्रियों से कम है। अब आइए इस सूची में सबसे नीचे चलें और ये देखें कि वो 5 मुख्यमंत्री कौन कौन से हैं जो सबसे ज्यादा अलोकप्रिय हैं। उनमें सबसे नीचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नंबर आता है और उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नंबर आता है। ये दोनों तो भाजपा के हैं ही, लेकिन इनके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी नीचे से तीसरे क्रमांक पर हैं। अब चौथे क्रमांक पर देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को एक जमाने में प्रशासन बाबू कहा जाता था। वो अपने प्रशासन के लिए बहुत मशहूर थे, लेकिन भाजपा की दोस्ती ने उनका भी भट्टा बिठा दिया है और नीचे से 5वें स्थान पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंदर सिंह का नंबर आता है, जो कांग्रेस से हैं। तो इस तरह से हमने आपको पहले 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया और आखिरी 5 मुख्यमंत्रियों के बारे में बताया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पक्ष में कितनी क्षमता है। प्रश्न ये है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री क्यों विफल हो रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं। जैसे योगी जी ने बॉर्डर सील करके प्रवासी मजदूरों पर डंडे बरसाए। अब जब डंडे खाने के बाद वो लोग गांव में गए होंगे तो क्या वो योगी जी की तारीफ करते होंगे। इसी तरह से राजनीति करके उन्होंने कांग्रेस की बसों को लौटा दिया। यही हाल येदियुरप्पा का है। उन्होंने बिल्डर्स की बातों में आकर मजदूरों की रेल रद्द कर दी। शिवराज सिंह को देखिए तो उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रामदेव बाबा का काढ़ा पिला दिया और अपना समय इस तरह के फजूल कामों में बर्बाद किया।
गुजरात के रूपानी ने वेंटिलेटर्स के नाम पर ऑक्सीजन के गुब्बारे सप्लाई करके अपनी पीठ थपथपाने का काम किया और हिमाचल प्रदेश में तो मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त प्रदेश अध्यक्ष का त्यागपत्र लेना पड़ा। ऐसे में जनता से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वो उनको सराहेगी। जनता का दिल जीतने के लिए काम करने की जरूरत पड़ती है, नौटंकी से काम नहीं चलता। जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है वहां भी उसकी भूमिका सहयोग के बजाय विरोध की है। महाराष्ट्र की मिसाल लें तो महाराष्ट्र में भूतपूर्व मुख्यमंत्री कोरोना के बजाय पालघर और नांदेड़ में साधुओं को ज्यादा महत्व देते हैं। अभी हाल में उन्होंने शिवसेना को घेरने के लिए मुंबई महानगर पालिका पर क्या आरोप लगाए, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। ये बड़ी शॉकिंग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 18/5/2020 को एक परिपत्रक निकालकर कोविड से मरने वाले मुस्लिम व्यक्ति का शव पीएफआई इस संगठन को सौंपा जाए, इस प्रकार का आदेश निकाला है। पीएफआई एक ऐसी संगठन है जिसके ऊपर देश विरोधी और समाज विरोधी कामों का आरोप है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसको प्रतिबंधित करने की कार्रवाई चल रही है। अभी अभी देश में सीएए के निमित्त से कुछ जगहों पर जो दंगे हुए, उन दंगों में इनका फंडिंग है, इस प्रकार का ईडी ने आरोप पत्र भी तैयार किया है और उसके अकाउंट्स भी ईडी ने सामने लाए हैं। इस प्रकार से देश विरोधी कृत्य करने का आरोप जिनके ऊपर है, ऐसे लोगों को इस प्रकार का काम सौंपना यह कितना सही होगा, इसका जवाब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने हमको देना चाहिए। और अगर ये बात उनको मंजूर नहीं है तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसके ऊपर वो एक्शन लेंगे? जिन्होंने ये निर्णय किया उसके ऊपर एक्शन लेंगे और क्या तुरंत इस निर्णय को बदला जाएगा? ये हमारा उनसे सवाल है। आपने देखा इस संकट के काल में भी फडणवीस को कम्युनल राजनीति के सिवा कुछ नहीं सूझता। बीएमसी पर आरोप लगाने वाले फडणवीस भूल गए कि पुणे में भाजपा की नगर पालिका ने भी 2 महीने पहले पीएफआई को इस प्रकार की अनुमति दी थी और उसने मूल निवासी संगठन के साथ मिलकर 100 से अधिक कोरोना पीड़ित लोगों का अंतिम संस्कार किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अनेक शहरों में जहां बीजेपी की म्युनिसिपैलिटी है, वहां भी पीएफआई ये काम कर रही है और प्रशासन उसका सहयोग प्राप्त कर रहा है। लेकिन फडणवीस की इस मूर्खता के कारण पूना के लोग पीएफआई की इस सहयोग से वंचित रह गए। पीएफआई पर जिन आरोपों का जिक्र फडणवीस ने अपनी वीडियो में किया है, वो सब भाजपा की राज्य सरकारों ने लगाए और कार्रवाई भी की, परंतु हर बार न्यायालय में उसको मुंह की खानी पड़ी। वैसे भाजपा वालों को इसकी आदत हो गई है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके विरुद्ध भी कोर्ट में चीटिंग का आरोप है। उसको चुनाव प्रतिज्ञा पत्र में छुपाने का एक और आरोप भी है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अगर इन आरोपों का कोई महत्व होता तो उन्हें फिर से विपक्ष का नेता नहीं बनाया जाता। भाजपा के नेता चूंकि काम नहीं केवल राजनीति करते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश के विधायक राजेंद्र शुक्ला ने बंबई में अटके हुए अपने क्षेत्र के मजदूरों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बजाय फिल्म स्टार सोनू सूद से संपर्क किया। देवेंद्र फडणवीस ने अगर बंबई में बैठकर सस्ती राजनीति करने के बजाय कोई ठोस काम किया होता तो राजेंद्र शुक्ला उनसे संपर्क करते, लेकिन उन्हें पता है अगर किसी समस्या में सांप्रदायिक रंग न हो तो फडणवीस को उसमें रुचि ही पैदा नहीं होती। काश के संघ के गढ़ में पलने वाले फडणवीस को संघ ने जनता की सेवा का प्रशिक्षण भी दिया होता। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।